Hello students, today 6th August and we are going to learn the next poem Fire and Ice. Last lecture we studied about the dust of snow. We learned about explanation of the poem, meaning of the poem and then we discussed poetry devices used in the poem. Today we are going to learn about the next poem and that the name of the poem is Fire and Ice. Let us first learn who has written this poem. As you can read on the screen, that Robert Frost. Robert Frost is the poet. I definitely don't like the students who coming late and disturbing all the class. I have already decided that not to allow them to enter the class. Okay, but 2 or 3 minutes so that I think that they should be allowed. ओके बट ऐसा हो सकता है 4 o'clock के बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द क्लास सो एवरी टाइम you will be allowed, don't think so. So first let us discuss about the author biography. The author is the same that was in the poem Dust of Snow. In the Dust of Snow written by Robert Frost and he was Sir, your screen is blurred. यस सर। सर थोड़ा ब्लर है। कुछ नहीं दिख रहा सर। जिन लोगों को क्लियर दिख रहा है वो क्लियर लिख लो तो मैसेज में। मैसेज में क्लियर स्क्रीन है, क्लियर ऐसा लिख दो, क्लियर। ओके, मीत क्लियर, महक क्लियर, ध्वनि स्क्रीन इज क्लियर, देवांशी स्क्रीन इज क्लियर, नीज स्क्रीन इज क्लियर, नैन्सी, नैशल, विशाल, दर्जी पूजन स्क्रीन इज क्लियर, हितेन पटेल स्क्रीन इज क्लियर, ध्रुति सोजित्रा, प्रांशु स्क्रीन इज क्लियर. ओके, वेरी गुड. So everybody who has written in the message, Akhil Patel Krishna screen is clear. Okay. Nisha Prince Singh Abhishek Chauhan screen is clear. ओके सो मोस्टली 99% स्टूडेंट अभी के किसी ने ऐसा नहीं लिखा है नॉट क्लियर. सो किसी की भी स्क्रीन क्लियर नहीं है, दैट्स ओनली नेटवर्क प्रॉब्लम. लास्ट वीक जो क्लियर नहीं थी उसका जो सॉल्यूशन था वो हो गया क्योंकि अपग्रेड हुआ मीट में. तो एक ऑप्शन था जो मैं करना भूल गया था, इसी की वजह से कैमरा की स्क्रीन जो क्लियर थी और बैकग्राउंड की ब्लर थी, मगर वो क्लियर हो गया इश्यू. तो इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो दैट्स ओनली. सर मैं लेफ्ट होके आऊँ, मुझे ब्लर दिख रही है. हाँ ऐसा करो सागर, लेफ्ट होके आओ. ओके सर. और फिर भी ब्लर हो रही है तो फिर मुझे बताना. 1 मिनट उसे आने दो वापस, बाद में डिस्कस करते हैं. ओके चलो हम देखते हैं. सो the last poem, the name of the poem was Dust of Snow and that was written by Robert Frost. Okay, and today's poem that we are going to learn today. ओके देख लेते हैं. सागर वापस आया. सागर क्लियर दिख रही है स्क्रीन आपको बेटा अभी? यस सर, अब दिख रही है. क्लियर है सागर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर. ओके गुड गुड, वेरी गुड. सो ये अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप लीव होके फिर वापस आ जाइए. ओके तो भी हो जाएगा. Okay, so we were discussing about the author Robert Frost who has written the poem Dust of Snow and the same author has written this the poem today we are going to learn and that is Fire and Ice. So let us read about what the poet is, what the Robert is. That's a short introduction about this author Robert Frost. Robert Frost was a famous American poet. एक अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He was born in San Francisco in March 26, 1874. मार्च 26, 1874 को उनका बॉर्न हुआ था. हिज फादर बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड. मगर ए तो फिर इंग्लिश राइटिंग क्यों लिखने लगे अमेरिकन में? ओके बिकॉज उनके फादर जो थे वो न्यू इंग्लैंड को बिलोंग करते थे. एंड हिज मदर वाज अ स्कॉटिश एमिग्रेंट फ्रॉम एडिनबर्ग.
और उसकी मदर बिलोंग करती थी एडिनबर्ग को, वहां से वो आई थी। इमिग्रेंट मतलब दूसरे देश की रहने वाली। By 1920s, Frost was the most celebrated poet in America. और 1920 तक रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिका के सबसे ज्यादा फेमस पोएट थे। इस पोएट्रिकल वर्क्स, और दूसरी कौन सी उनकी पोएट्री की बुक्स है वो यहाँ पर लिखा है। बॉयज विल 1913 में, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में, न्यू हैम्पशायर 1923, और फर्दर रिच 1936, स्टिपल बश 1947, इन द क्लियरिंग 1962, इंक्रीज्ड हिज फेम एंड ऑनर। बाद में ये जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनकी ये बुक की पब्लिकेशंस के बाद उनकी ऑनर भी बढ़ी, उनकी फेम भी बढ़ी। ओके, उन्हें सब लोग जानने लगे पूरे देश में। और जो हमने पोएम पढ़ी लास्ट टाइम में, डस्ट ऑफ स्नो, वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। 1923 में हैम्पशायर में उनकी पोएम जो थी वो पब्लिश हुई थी। दिस कलेक्शन गैव हिम द पुलित्जर प्राइज, और इस पोएम से उन्हें प्राइज भी मिला था। अभी भी किसी को ब्लर दिख रही है तो बोल देना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, दूसरी स्क्रीन। ओके, उसमें आप सिंपली स्क्रीन देख सकते हो। यस सर, मेरे में अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ब्लर। थोड़ा दिख रहा हाँ है। सर, स्क्रीन शेयर कर दो ना। यस हाँ सर, चलो, ब्लर है। ओके चलो स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ मैं, तो आप उसमें देख लो, एक मिनट। यस, ओके, स्क्रीन शेयर कर दिए। उसमें आप सिंपली जो भी मैं स्क्रीन पर बढ़ा रहा हूँ वो देख सकते हो, और कैमरा वाली स्क्रीन क्लियर है तो वो देखना, उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो और अच्छी तरह पढ़ सकते हो। ओके, सो ये जो थे हमारे पोएट, एक मिनट मुझे उसे पिन करना होगा। ओके, ये देखो, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी राइटिंग दूसरी जगह। ओके, यस सर, आपने स्क्रीन शेयर करी ना तो ये कैमरा वाली स्क्रीन बहुत ब्लर हो गई। ऐसा हुआ ना? ओके, नेटवर्क इश्यू की Yes, वजह sir. से। यस 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 यस, ये मुझे भी अभी ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं। यस सर, हो गई। ओके हाँ सर, हो गई। ओके, सर वो अभी शेयर स्क्रीन भी अच्छी, वो ब्लर नहीं दिख रही थी, सही में अच्छी थी। और ये क्लियर दिख रही है अभी नैशल? नहीं सर, ब्लर है। सर आओ, वरना ऊपर से ब्लर है। सर क्लियर ही है। सर Yes, मुझे sir. ब्लर दिख रही है। सर मुझे भी ब्लर दिख रही है। सर ब्लर है। क्लियर ही है। हाँ हाँ, सर, क्लियर blur है, कोई बात नहीं। चलो चलो, ये सिंपल वाली स्क्रीन पर पढ़ो, और क्या तो। चलो इस पर पढ़ो। तो अभी सर हम, ये एकदम बरोबर है। ओके, तो इसमें ही देखो, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन फायर एंड आइस, सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फायर एंड आइस इज हाईली सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये हाईली सिंबॉलिक पोएम है। ओके, क्यों सिंबॉलिक? Because here the poet is not talking about this fire, or not he is talking about the ice cubes. कोई फायर वाली या कोई होली की या कोई आइस क्यूब्स की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज वेरी मच सिंबॉलिक। क्यों सिंबॉलिक है? उसमें वो क्या सिंबोलाइज करते हैं? ओके, द पोएम इज मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ओके, पोएम वो बात पर मेडिटाइज करती है कि दुनिया की एंड कैसे होगी। हम अभी कभी बात करते हैं, अभी कोरोना आया तो स्टार्टिंग में लोग बात करते हैं अगर पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर इससे भी कोई डेंजर वायरस आ गया तो दुनिया की 2 या 3 मिलियन पब्लिक वो कम हो जाएगी। ओके, या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। ओके, तो वो इतनी डेंजरस होगी कि शायद कोई नहीं बचेगा। जिनके पास वेपन है वो भी नहीं बचेंगे, जिनके पास वेपन नहीं है वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अभी तो सब लोगों के पास बायोलॉजिकल वेपन्स है। ओके, बायोलॉजिकल वेपन्स मीन ये वायरसेस जो होते हैं वो सारे। ओके, उसमें वो गन या ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो लोग कई बार हम ऐसे शोज में, कई बार कई वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया का एंड कैसे होगा। ओके, poet says that the fire of lust and endless desires and eyes of hatred among human beings will put this world to an end one day. Okay, अभी जो फायर है वो क्या है?
ओके फायर मतलब ये जो फायर की पिक्चर दिख रही है वो नहीं है, फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पोएम। फायर किसे रिप्रेजेंट करती है, फायर किसके लिए सिंबलाइज की गई है, तो फायर है लस्ट की फायर और एंडलेस डिजायर। ये लस्ट भूल जाओगे तो चलेगा मगर ये मत भूलना एंडलेस डिजायर। एंडलेस डिजायर मतलब हमारी डिजायर जो कभी खत्म नहीं होती, हमारे पास और वेपन्स चाहिए, अभी और वेपन्स चाहिए, नहीं इतने प्लेन्स नहीं, अभी और फाइटर प्लेन चाहिए। हमारी डिजायर, अभी ये फाइटर प्लेन की कुछ कैपेसिटी कम है, हमें इससे भी ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर सके, इतने ज्यादा वेट लेके जा सके, इतने प्लेन चाहिए, इतने वेपन्स चाहिए। ओके तो जैसे जैसे डिजायर बढ़ती जाती है तो ये डिजायर से वही रीजन है हमारा। ओके किसके लिए, दुनिया का खत्म होने का रीजन। तो फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। और आइस क्या है, आइस किसे रिप्रेजेंट करती है, आइस ऑफ हैट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे। ओके जो ह्यूमन बीइंग्स है उन उन लोगों के बीच में जो हैट्रेड है उसमें कोई वेपन्स नहीं है। सपोज मैं या कोई और इंसान दूसरों के बारे में गलत सोचे, ओके उनकी सोच इतनी बुरी हो जाए कि दूसरों का अच्छा हो उसके बारे में नहीं सोचे, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड हैट्रेड। ओके दैट इज कॉल्ड हैट्रेड। सो हैट्रेड इज सिंबलाइज्ड विथ आइस, हैट्रेड इज सिंबलाइज्ड विथ आइस, हैट्रेड को आइस के साथ सिंबलाइज किया गया है। दिस विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक दिन ये दुनिया को खत्म कर देगा। सो दैट इज, हाँ बोलो। लस्ट का मतलब होता क्या है? लस्ट का मतलब होता है आपकी बुरी सोच, हम जितना बुरा सोचते हैं वो सारा लस्ट कहलाता है। ओके ओके सर। अभी इतना जान लो वो सफिशिएंट है आपके लिए लस्ट के बारे में। तो वो इन शॉर्ट दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके वो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैंने बोला अगर लस्ट याद नहीं रहे तो चलेगा मगर ये डेफिनेटली याद रखना एंडलेस डिजायर, एंडलेस डिजायर हमारी और हमारा हैट्रेड वही दुनिया को एक दिन खत्म कर देगा। ओके और that is the poet has mirrored, that is the poet has reflected in this short poem। बहुत ही शॉर्ट पोएम है, आपने देखी भी होगी शायद। ओके डस्ट ऑफ स्नो, तो ये डस्ट ऑफ स्नो कहां से आ गई, सॉरी, फायर एंड आइस, बस इतनी 4 and 4 8 लाइंस की पोएट, बट द मैसेज इज वेरी मच बिग, उसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। ओके यहाँ पर हिंदी में लिखा है द सेम थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट एज यू आर नॉट स्टडीइंग इन हिंदी मीडियम सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू इट। प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, लिटरेरी एनालिसिस ऑफ फायर एंड आइस, मेन आइडिया, इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं मगर इस पर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द प्लॉट, ओके व्हाट इज द प्लॉट ऑफ फायर एंड आइस, तो आपको पता होना चाहिए। प्लॉट मतलब प्लानिंग फ्रॉम बेस टू बॉटम, ओके वो प्लानिंग। और थीम, थीम मतलब उसका डीप मीनिंग क्या है, फायर एंड आइस वो किसे सिंबलाइज करना चाहते हैं और पोएट उसके थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड थीम। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस से। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, लेसन का सेंट्रल आइडिया क्या है वो लेसन पोएम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लिटरेरी एनालिसिस ऑफ फायर एंड आइस, दैट मीन्स लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके राइमिंग स्कीम, वो सब क्या पोएट ने यूज की है पोएम में। एंड व्हाट इज द मेन आइडिया of the poem Fire and Ice। Okay, so that is the that was the main point and main answers that we shall discuss after discussing about the poem। Okay, center, हाँ सॉरी बोलो। सर प्लॉट के बारे में नहीं पता चला। किसके बारे में, प्लॉट के बारे में नहीं पता चला। हाँ सर। ओके प्लॉट मतलब प्लानिंग। चलो मैं आपको बोलूं, आपने वो फिल्म देखी है 3 इडियट्स? यस यस सर। यस सर। ओके तो उस फिल्म में जो फिल्म स्टार्ट होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो फिल्म स्टार्ट कब होती है, वो एक वाटर टैंक पर बैठे होते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके फिर स्टोरी फॉरवर्ड में जाती है, फिर बैकग्राउंड में आती है, फिर फॉरवर्ड में जाती है, फिर बीच में आती है और एंड में खत्म में जहां थे वही होती है वो लेक पर। ओके तो दैट इज कॉल्ड प्लॉट। प्रॉपर प्लानिंग, कौन सा इंसिडेंट पहले आए लास्ट में आए, दैट इज कॉल्ड प्लॉट। ओके प्लानिंग ऑफ द स्टोरी, दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट। और एक वो प्लॉट भी होता है हमारा जो फ्लैट या हमारा जो बंगलो
कोई घर बनाते हैं हम जो लैंड पर, उसे भी प्लॉट बोलते हैं। मगर लिटरेचर के हिसाब से बात करें तो प्लॉट मीन्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द स्टोरी लाइन या पोएट्री, दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट। Okay, let us discuss the central Okay. idea of the poem. That is the same thing you will discuss, but this discussion is very much necessary because poet belongs to only 8 lines. 8 lines ही है, उसमें से आप 3 या 4 लाइन्स लिख सकते हो सिंपली। सो ये सब पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी, then you can write your answers. Fire and Ice is an extremely compact little lyric. Not a syllable is wasted. एक बहुत ही लिटल लिरिक है, लिरिक मतलब पोएट्री। नॉट अ सिलेबल इज वेस्टेड, सिलेबल मतलब एक आई है वो सिलेबल है, एस मतलब सिलेबल है, लेटर, ओके, एबीसीडी का जो लेटर। इस पोएट्री में एक भी सिलेबल पोएट ने वेस्ट नहीं किया है। द थीम ऑफ द पोएम इज ओल्ड क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, वो एक पोएट्री की थीम है। द क्वेश्चन इज वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया का एंड किस तरह से होगा, फायर से होगा या आइस से होगा। ओके, एक मिनट। ओके, द पोएट डिसाइड्स दैट, एक मिनट में पेंसिल लेता हूं, यस। The poet decides that any of the two options would achieve its purpose sufficiently well. हमें पोएट ने दुनिया का एंड किस तरह से होगा उसके लिए दो ऑप्शन दिए हैं। एक हमारी डिजायर्स दैट मीन फायर, और दूसरा आइस दैट मीन्स अवर हैट्रेड। ओके, वो दुनिया का एंड करने के लिए एनी ऑप्शन वो सफिशियंट है, वेल सफिशियंट है, वो कर सकता है। ओके, अगर दुनिया में हैट्रेड, अभी भी काइंडनेस कुछ बची हुई है, अगर हैट्रेड ही होगी तो दुनिया अभी होती ही नहीं है। द पोएट शेयर्स द कॉमन बिलीफ दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विल हैव इट्स एंड टू। और पोएट एक दूसरी कॉमन बिलीफ भी यहाँ शेयर करते हैं कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विल हैव इट्स एंड टू। जो भी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट मतलब अभी भी दुनिया में कुछ भी है, तो उसका एक दिन तो एंड होने वाला है, कोई भी। okay, that definitely will end one day. People are divided on this issue. लोग इस पर कुछ उनके जो थॉट्स है कुछ डिफरेंस है। some think that natural element of fire will cause the destruction of this world. तो दुनिया उसका भी एग्जिस्ट होगा एक वक्त। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी डेंजरस फायर होगी, फायर इज द नेचुरल एलिमेंट, उससे पूरी दुनिया जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। अदर्स बिलीव, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दैट आइस विल बी द कोज ऑफ द एंड। ओके, कि आइस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। पुटिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, अगर हम ह्यूमन इमोशंस की बात करें, द एलिमेंट ऑफ फायर स्टैंड्स फॉर पैशंस, डिजायर एंड लव। ओके, फायर स्टैंड्स फॉर पैशन, डिजायर्स एंड लव। डिजायर्स तो आप जानते हो, ये जो पैशन और लव है दैट इज कॉल्ड लस्ट। अभी आप लस्ट का जो मीनिंग पूछ रहे थे तो उसका मीनिंग वो होता है लव और पैशन, but not the love that we are related to be with our mother, father or brother. Then not that kind of love, that kind of love that can destroy other people. Okay, वो, और उसे बोलते हैं, वो जो बुरा लव होता है उसे बोलते हैं लस्ट। ओके, unbridled passions and desire, unbridled passion that is lust, okay, and desires can cause the end of the world. इससे दुनिया खत्म हो सकती है। The poet has experienced both these emotions, और poet ने ये दोनों emotions को experience किया है। It doesn't matter how the world will end. ओके, दुनिया किस तरह से खत्म होगी, डिजायर से खत्म होगी या हैट्रेड से खत्म होगी, उससे कुछ इट डजंट मैटर। इवन हैट born out of cold and icy reason is sufficient to cause destruction and end the world. ओके, अगर डिजायर नहीं है, किसी में हैट्रेड है, ओके, तो वो हैट्रेड है, उसे आइस की तरह बोला गया है, क्योंकि हैट्रेड इस तरह से होती है, अगर मेरे दिल में किसी के लिए बुरी सोच है तो जब मैं किसी को बताऊंगा तो पता चलेगा, अदरवाइज हेलो हाउ आर यू, दैट्स वेरी गुड, इस तरह से बातें करता हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, दैट इज वाई उसे आइस के साथ कंपेयर किया गया है। जब तक कोई हैट्रेड रिप्रेजेंट नहीं करता तब तक हमें पता नहीं चलता कि ही इज नॉट थिंकिंग गुड फॉर अवर सेल्व्स। ओके, वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमें पता नहीं चलता है। दैट इज वाई हैट्रेड इज कंपेयर्ड विद आइस। Not sufficient, sorry, it's sufficient to cause destruction and the end of the world. So hatred itself is sufficient to cause destruction, the end of the world. ओके, यहाँ पर उसकी
राइमिंग स्कीम और उसकी द लिटिल लिरिक इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा है, नॉट अ सिंगल। चलो ये तो आ गया। द राइमिंग स्कीम देख लो, A B, A A B C B C D, ओके, वो तो पोएट्री में आप देख लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल समरी, इसको में बहुत जूम हो गया है, ओके। Fire and Ice is a symbolic poem by Robert Frost. The same sentence is repeated here. Okay, अभी आप जो कुछ मैं बताऊंगा वो आपको सब पता चल गया है. Only the way is different. Okay, the poet wants to aware the humanity that everything will end one day as a result of human misdeeds. ह्यूमन मिसडेट्स, दैट मीन हम कुछ लोगों को खाना देते हैं, कुछ लोगों के लिए डोनेट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दैट इज अवर गुड डेट। ओके, मगर हम वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, तो दैट इज ह्यूमंस मिसडेट्स। ओके, हम ट्रीज को काटते हैं, नए ट्रीज बो नहीं करते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिसडेट्स। जो हमारे अच्छे कर्म नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिसडेट्स। तो ह्यूमन मिसडीड की वजह से ही दुनिया खत्म होगी। द पोएट सेज बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। आप जानते हो फायर और आइस दोनों डिस्ट्रक्टिव है। ओके, अगर फायर होगी तो क्या होगा, अभी कई हॉस्पिटल्स में आग लगी तो आपने देखा कितने लोग मर गए, और जहां पर बहुत सारी आइस गिरती है विंटर में, वहां भी बर्फ के तूफान की वजह से सब खत्म हो जाते हैं। दोनों डिस्ट्रक्टिव है, तो पोएट ने यहाँ उसे इफेक्टिवली यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए, फायर के लिए डिजायर और आइस के लिए हैट्रेड। Fire of violent desires will put the world to an end. If the world had to perish twice, then it will be perished by the hatred between man and man. अगर इंसान और इंसान के बीच में हैट्रेड होगी तो उसकी वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है। यह इधर जो मैंने बताया वही लाइन रिपीट की गई है, आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हैट्रेड। ओके, ये डिटेल समरी है, ओके, वो हमने ऑलरेडी देख ली। चलो, फर्स्ट पॉइंट, पोएम लास्ट में देखते हैं, सब आपको समझ में आ जाए उसके बाद, बिकॉज पोएट्री इज वेरी मच शॉर्टर, इट हैज ओनली 8 लाइन्स। इट इज सर्टेन दैट, ओके, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ओके। एक मिनट, ओके, अभी कुछ आपको थोड़ा जूम हो जाएगा तो आप पढ़ सकते हो, ओके, इतना तो नहीं होता। ओके, एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज सर्टेन दैट दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। ये दुनिया का एंड होने वाला है, वो तो 100% श्योर है। द पोएट शेयर्स द बिलीव ऑफ द पीपल दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हाउ विल एंड सूनर और लेटर। सूनर मतलब जल्दी से या देरी से, एक दिन तो ऐसा आएगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी। द पोएट डील्स विथ अ वेरी सबलाइन सब्जेक्ट, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ पोएट इस पोएम में डील करते हैं। टू डिफरेंट बिलीव, सेकंड पॉइंट है, the poet talks about the two different beliefs regarding the end of this material world. What is material world? जो हमें, हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, हमारे पास गन होनी चाहिए, हमारे पास एसी होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, दैट इज ऑल कॉल्ड मटीरियलिज्म। तो मटीरियल की जो डिजायर है लोगों की, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, मटीरियल वर्ल्ड। सम से दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बी रिड्यूस्ड टू फायरबॉल इन द एंड, ओके, एक दुनिया पूरी फायरबॉल हो जाएगी और पूरी दुनिया जल जाएगी। देयर आर अदर्स, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ओके, वो लोग तो बोलते हैं फायर नहीं, कुछ ऐसी दूसरी बात है उससे भी खत्म हो सकती है, दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस, ये दुनिया आइस से खत्म हो जाएगी। आइस मतलब फ्रीजिंग ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ इनटू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, एंड दैट इज हैट्रेड। पोएट क्या सोचते हैं, वो पोएट्स व्यू। The poet sides with those who believe that this world will end in fire. एक मिनट, अभी कौन आया, देर से देख लेता हूँ मैं।
रहने दो उसको। चलो अभी 427 को तो मैं कैसे क्लास में ले सकता हूँ इन लोगों को। ओके, The poet cites those who believes that the world will in fire. जो लोग ऐसा बोलते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म होगी, उनकी साइड लेते हैं। The poet links these two very powerful elements of nature, fire and ice, to human emotions and human behavior. Fire is a symbol of human passions, human desires. Okay? जो हमारी strong desire होती है, उसे हम बोलते हैं passion. The fire also stands for unbridled desire. Uncontrolled passions of love and desire will be the cause of destruction of this world. हमारी डिजायर्स तो है मगर कंट्रोल नहीं है उसमें, ओके तो वो दुनिया को एक दिन ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां दुनिया खत्म हो जाएगी। Uncontrolled fire and untamed passion and desire will certainly bring an end of this world. अगर ऐसे डिजायर्स होगी जो कंट्रोलेबल नहीं है, वो टेम्ड नहीं है, टेम्ड मतलब हमारे अंडर में नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो वो दुनिया को डेफिनेटली एंड की ओर ले जाएगी। द पोएट कन्फेसेस दैट, कन्फेस करना मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं दैट ही हिमसेल्फ हैज टेस्टेड ऑफ डिजायर। ओके वो पोएट्री में आ गया कि उन्होंने डिजायर को टेस्ट किया है। ही हैज एक्सपीरियंस्ड डिजायर, ही हैज एक्सपीरियंस्ड फायर, कि उसकी वजह से क्या होगा इफ वी हैव लॉट ऑफ डिजायर एंड डिजायर दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय आवरसेल्व्स, so that desire will put an end to mankind और नॉट इवन द मैनकाइंड, हम हमको तो खत्म कर सकती है खुद को अगर हम इतनी डिजायर रखें तो। सो ही इज क्वाइट अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अनरिटल्ड पैशंस एंड फायर ऑफ द लव ऑफ पोजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस। आइस, अभी आइस की बात देख लेते हैं, यहाँ पर देख लो। नो डाउट फायर कैन ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, फायर ये दुनिया को खत्म कर सकती है, बट इफ दिस वर्ल्ड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड ट्वाइस, मगर कोई ऐसा बोले कि दुनिया को 2 बार खत्म करना है, okay then ice can serve the purpose of represents the dialectrical emotions that is opposite of fire. ice है वो fire की opposite है, तो के लिए ice होगी तो भी ये purpose पूरा हो सकता है। it represents hate, ओके मैंने बताया आपको आइस हैट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। दिस हैट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एन आउटबर्स्ट फॉर रिवेंज। ऑन द अदर हैंड दूसरे जरिए से अगर हम सोचे तो इट स्टैंड्स फॉर कोल्ड एंड आइस रीजनिंग, ऐसी सोच जो फ्रीज हो गई है, ओके नॉट वार्म नहीं है, फ्रीज हो गई है, वैसी सोच मतलब बुरी सोच, मतलब हैट्रेड। द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हैट्रेड, ice BM, so it's cold and calculated reasoning. Hat born of cold reasoning makes a man insensitive to feeling. अगर हमें hatred आ जाए तो हमारा सेंसिटिवनेस है वो चला जाएगा, हमारे अंदर जो इमोशंस है वो नहीं रहेगी। ओके हैट्रेड कैन मेक अवर माइंड्स नम, हैट्रेड से हमारा जो माइंड है वो नम हो जाएगा। नम मतलब उसे कुछ फील नहीं होगा माइंड में। ओके कोल्ड थॉट्स एंड रीजनिंग मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, क्रूअल हो जाएंगे। सो द पोएट थिंक्स दैट द आइस और हैट कैन बी अ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कोज फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आइस और हैट्रेड विल सफिश टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, अभी भी बहुत कुछ है इस मटेरियल में बट इतना सफिशिएंट है आई थिंक सो। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू अवर पोएम, हम पोएम की ओर देखते हैं। सम से, अभी ये पोएम आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्यों? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द पोएम, द प्लॉट ऑफ द पोएम, द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। फायर एंड राइस, अभी आप जानते हो फायर किसे रिप्रेजेंट करता है, कौन बताएगा? फायर डिजायर को, एंडलेस डिजायर को, लस्ट को, एंडलेस डिजायर को। ओके और आइस किसे रिप्रेजेंट करता है? हेट्रेड hatred को। Hatred। Okay, eyes represents hatred. Okay, first line. Some say the world will end in fire. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया का एंड फायर से होगा। ओके यहाँ पर 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस वो है कि बहुत बड़ी फायर होगी और पूरी दुनिया जल जाएगी, बट व्हाट द हिडन मीनिंग इज
Fire means desire. Here the poet has symbolized the fire with desire. Fire represents desires. Mankind's uncontrolled desires will end the world. Desires is very much necessary. अगर डिजायर्स ही नहीं होगी तो हम कुछ नया इन्वेंट ही नहीं करेंगे. मतलब कैसे डिजायर? बुरी डिजायर्स. ओके, कैसे डिजायर्स? दैट इज नॉट गुड फॉर मैनकाइंड, वो वाले डिजायर. ओके, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी डिजायर्स है उसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी. सम से इन आइस, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं आइस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी. ओके, आइस की वजह से मतलब दुनिया में, यहाँ भी दो सेंटेंस है. एक वो सेंटेंस कि दुनिया में इतनी बर्फ गिरेगी कि उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मैनकाइंड टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, अर्थ खत्म नहीं हो जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे तो आइस की वजह से. बट व्हाट द हिडन मीनिंग इज दैट्स डेफिनेटली Hatred. सीम्स इम्पॉसिबल. हमारे अंदर इंसानों में इतनी हैट्रेड बढ़ रही है. अभी दो कंट्री के बीच में वॉर हुई, वो आप बता सकते हो कौन से दो कंट्री? अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल. ओके, तो इजराइल और पैलेस्टाइन, उसके बारे में आपने देखा, दोनों नेबरिंग कंट्री है. ओके, एक रात में कितनी मिसाइल्स पैलेस्टाइन ने इजराइल, जो हमारे गुजरात जैसा छोटा कंट्री है, उस पर गिराई. ओके, वो तो अच्छा था, उन लोगों के पास एंटी मिसाइल सिस्टम थी. तो मोस्टली ऑल मिसाइल्स आर डिस्ट्रॉयड इन द स्काई. ओके, दो या तीन ही गिरी उनकी लैंड पर, बाकी की सब हवा में ही खत्म कर दी. मगर अब सोचो, अगर सिस्टम नहीं होती तो इतने 1000 के ओवर, शायद उतने ही थे, 1500 जितने रॉकेट्स, तो पूरा इजराइल खत्म हो जाता, जल के खत्म हो जाता. तो वो क्या है? डिजायर पैलेस्टाइन की कि ये कंट्री हमारे देश में आ जाए. फिर दूसरी बार इजराइल ने पैलेस्टाइन पर अटैक किया तो उसमें कई बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी उसकी. ओके, दैट इज ओनली फॉर डिजायर. तो वो होता है डिजायर. अगर इसमें वर्ल्ड वॉर हो जाता, सेकंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हो, अभी आपको 10th के सिलेबस में, 9th के सिलेबस में भी पढ़ गए हो, तो वो भी क्या था? Yes, sir. डिजायर. ओके, तो डिजायर, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो इतनी डेंजरस होगी कि दुनिया खत्म ही हो जाएगी. सम से इन आइस, हैट्रेड की वजह से भी खत्म हो सकती है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वट द पोएट सेज हियर, पोएट बोलते हैं कि मैंने जो डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट किया है, मतलब डिजायर कोई डिश नहीं है जिसे हम स्पून से लेके टेस्ट करेंगे. डिजायर को, ह्यूमन डिजायर को मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकती है. आई होल्ड विथ दोस हु फेवर फायर. ओके, सो मैं उन लोगों की फेवर करता हूं, मैं उन लोगों के ग्रुप में हूं जो लोग फायर की फेवर करते हैं, जो लोग मानते हैं कि दुनिया एक दिन फायर की वजह से खत्म हो जाएगी, डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी. मैं उन लोगों के ग्रुप में हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि फायर कितनी डेंजरस है, ये जो डिजायर्स है वो कितनी ह्यूमन काइंड्स के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, वो मैं जानता हूं. ओके, इसीलिए मैं उन लोगों की फेवर करता हूं. सो अंडरस्टूड. ये 4 लाइंस में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम. No, sir, no doubt. ओके, ओके, डाउट है? No doubt, sir. ओके, ओके, ऐसा मत बोलो नो डाउट, डाउट है तभी माइक ऑन करो, सर अदरवाइज. लास्ट वाली लाइन समझाओ ना फिर से। ओके, लास्ट वाली लाइन, लास्ट दो लाइन, उसके लिए लास्ट लाइन नहीं, दो लाइन समझनी होगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर के लिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जिस तरीके से डिजायर को जानता हूं, तो मैं डिजायर के फेवर में हूं कि डेफिनेटली अगर डिजायर को कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली डिजायर विल एंड द वर्ल्ड. सो पोएट बोलते हैं आई होल्ड विथ दोस मतलब मैं उन लोगों के ग्रुप में हूँ वे फेवर फायर. दुनिया में दो ग्रुप है, एक लोग ऐसा बोलते हैं कि फायर की वजह से खत्म होगी, फायर, वेपन्स, वर्ल्ड वॉर, वो. और दूसरा लोग मानते हैं कि वेपन्स हमें चाहिए ही नहीं, विदाउट वेपन ह्यूमंस के अंदर हैट्रेड इतनी बढ़ रही है, उससे ही दुनिया खत्म हो जाएगी विदाउट एनी वर्ल्ड वॉर. ओके, मगर पोएट ऐसा बोलते हैं कि हैट्रेड नहीं, आइस नहीं, मगर ये फायर ही. दैट्स व्हाई, बिकॉज पोएट सेज, उसका रीजन भी बोलते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव एक्सपीरियंस डिजायर, दैट्स व्हाई आई होल्ड विथ दोस, I support to those persons who favor fire. So this is the explanation of the first stanza. Next stanza. Okay.
but if it had to perish twice, here it is condition. if, आप जानते हो if के अलावा दूसरा कौन सा वर्ड है वो कंडीशन के लिए यूज होता है, कोई बता सकता है? Weather. वेदर। तीसरा कौन सा है? अनलेस। तीसरा अनलेस है, इफ, वेदर और अनलेस। दीज थ्री वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कंडीशन टू इंडिकेट। कंडीशन मतलब अगर ऐसा होगा तो, बट इफ, किंतु अगर, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मगर दुनिया को 2 बार खत्म करना हो तो, अभी ये कुछ ज्यादा बात है, 2 बार तो खत्म नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गई तो पूरा हो गया। मगर पोएट ऐसा बोलती है अगर दुनिया को 2 बार खत्म करना होता तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड, तो मैं सोचता हूँ, ऑफ कोर्स मैं फायर की फेवर करता हूँ, मगर फायर अगर दुनिया को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकी, ओके, तो भी थोड़ी कुछ बच गई, तो आई थिंक इनफ ऑफ हैड, ये जो हैट है, आइस है, हैट्रेड है, वो भी इनफ है। ओके, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ओके, टू से कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म करना, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी इतनी ही बड़ी बात है, आइस मतलब हैट्रेड भी, वो भी इतनी बड़ी बात है, एंड वुड सफिस, सफिस मतलब सफिशिएंट, ओनली आइस इटसेल्फ इज सफिशिएंट, दुनिया को खत्म करने के लिए। इन शॉर्ट, फायर एंड आइस बोथ आर सफिशिएंट टू पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। चलो दूसरे पैराग्राफ में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर पेरिश का मतलब नहीं पता। खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। ओके सर सफिस का सर नो डाउट। नो डाउट वाले मत बोलो, जो नहीं बोलते वो मैं समझ जाता हूँ, उन लोगों को कोई डाउट नहीं है, ओके, तो वो मत बोलना। सर सफिस का मतलब हाँ वही लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ये कलर की इसने चेंज कर दिया। ओके, पेरिश है उसका मतलब है डिस्ट्रक्ट, दूसरा मीनिंग है उसका डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड, खत्म कर देना है। सफिश का मतलब है सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब आपको प्यास लगी है और आपको 1 गिलास पानी दिया, फिर आपको दूसरा ग्लास मम्मी लाके देती है, then what you would say, okay this one would enough, ये enough है, suffice मतलब enough, sufficient, okay, enough भी बोल सकते हो आप। ओके, चलो दूसरा कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, नहीं है, ओके, आई होप नहीं बोल रहा है कोई तो नहीं है। ओके, अभी हम पोएटिक डिवाइसेस यूज देख लेते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुई है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सम से words have been repeated, so we can say repetition has been used here, okay? Yes. repetition के बाद हम बोल, यस सर ऐसा मत बोलो प्लीज, सारे लोग यस सर बोलने लगेंगे तो। दूसरी बोल सकते हो हम एनाफोरा यहाँ, ओके, तो एनाफोरा क्या है वो मैंने नहीं पढ़ाई, अभी आपको 2 ही फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई है मैंने, सिमिली और मेटाफर। तो यहाँ पर एनाफोरा है, एनाफोरा दैट मींस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स रिपीट होते हैं ना उसे एनाफोरा बोलते हैं, ये एनाफोरा है। फिर यहाँ पर एलिट्रेशन भी है सर। हाँ, क्यों एलिट्रेशन है बोलो? बिकॉज ओ सर वर्ल्ड विल एंड स हो रहा है, डब्ल्यू भी हो रहा है ना, डब्ल्यू हो रहा है, ओके, यहाँ पर एस भी हो रहा है, वो क्या है, वॉवेल से है, कॉन्सोनेंट है, ए कॉन्सोनेंट। ओके, ए ई आई ओ यू दैट इज वॉवेल, और बाकी के जो लेटर्स है कॉन्सोनेंट्स। तो अगर कॉन्सोनेंट सेंटेंस या वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट होते हैं तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, क्या बोलते हैं उसे? एलिट्रेशन। अगर बीच में रिपीट होते, ओके, कॉन्सोनेंट बीच में रिपीट होते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे कोई बता सकता है? यहाँ पर देखो तीसरी लाइन में, वॉट में ये रिपीट हो रहा है, टेस्ट में ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन। सॉरी ये तो वॉवेल्स है, वॉवेल्स, ये तो वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। बीच में रिपीट होता है तो उससे आप बोलते हो कॉन्सोनेंट्स।
कॉन्सोनेंट्स अगर किसी की लाइन में बीच में रिपीट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। यहाँ भी वो भी है, देखो यहाँ पर एल, फिर एल। सर फोर्थ लाइन में एच एच हो रहा है यस, 3 फोर्थ लाइन टाइम्स। में एच है, फिर यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो वहां पर भी कॉन्सोनेंट्स है। ओके, फिर पहली लाइन में सर वो प्रोनाउंसिएशन क्या है? किसका, कौन से वर्ड्स का? सर CON CSON किसका प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स है ना ओके सर? ओके ओके, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स उसका सर प्रोनाउंसिएशन। राइमिंग भी हो रही है, ABAA। ओके, अभी ए ओ रिपीट हो रहा है पहली लाइन में, देखो ओ, फिर ओ। ओके, तो उसे बोलते हैं हम एसोनेंस। क्यों एसोनेंस बोल रहे हैं वहां पर? आई भी हो रहा है क्योंकि वॉवेल्स है। बिकॉज Rhyming, vowels have been ABAA। repeated here। फिर ये जो फायर टाइमिंग हो है, रहा है। ये जो फायर है किसे रिप्रेजेंट करता है? सर एंडलेस डिजायर। डिजायर। डिजायर को। तो ये मेटोनिमी भी है। ओके, किसी और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और वर्ड्स दिया जाए तो उसे बोलते हैं मेटोनिमी। अभी समझ लो, अब पोएट्री सर सेकंड लाइन में भी है ना? हाँ, वहां पर भी है। ये जो आइस है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई वहां भी वो मेटोनिमी है। ओके, फिर एसोनेंस आ गया, एलिट्रेशन भी आ गया, एनाफोरा भी आ गया। ओके, so these are the main literary devices used in this poem. ओके, फिर एंजबमेंट बताया था लास्ट टाइम मैंने। भी आ सकता है ना फोर्थ लाइन में, ओ वाला। यस, ये जो देखो हाँ, सर। यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, एक ए रिपीट हो रहा है, सो उसे बोलते सर हैं। फर्स्ट लाइन में भी आई है। ओके, उसे हाँ वो तो मैंने बताया वहां पर, ये है एसोनेंस है वहां पर। ओके, फिर यहाँ पर ए लाइन में देखो आई रिपीट हो रहा है, W भी सर यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर ये एसोनेंस है। सो एसोनेंस इज प्रोमिनेंट इन दिस स्टेंजा। यहाँ पर आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड। सर एन। हाइपर बोल। यस, ए लाइन में हाइपरबोल भी है, देखो इफ इट इज हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म करना हो, तो यहाँ बहुत चढ़ा बढ़ा के बात की है राइटर ने। 2 बार तो थोड़ी खत्म करनी होती है दुनिया को, एक ही बार खत्म हो जाए तो पूरा हो जाए, तो यहाँ पर हाइपरबोल है ए लाइन में। ओके, सर थर्ड लाइन में एसोनेंस हो सकता है ना? Yes, sir. ओ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ई सेकेंड लाइन में सर। यू, हाँ वहां भी है। क्यों, वहां पर कौन से ए ओ है, ओ है, यस एसोनेंस भी है वहां पर। ओके, और यहाँ पर हाइपरबोल भी है, दूसरी भी है। सर सेकंड में मेटोनमी है, मेटोनमी। यहाँ समझाओ क्यों मेटोनिमी? आई थिंक आई नो वहां पर, बिकॉज सर इनफ ऑफ हेट, हेट बता रहा है ना। आई नो इनफ ऑफ हेड, तो हेड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड खुद तो लिखा आइस है, को। आइस को नहीं रिप्रेजेंट करता है, आइस हेड को रिप्रेजेंट करता है। हेड तो क्लियर लिखा है वर्ड। तो सर थर्ड में। अच्छा, थर्ड में है। ओके, यहाँ पर वो मेटोनिमी लिख सकते हो आप। ओके, यस सर, यस सर। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ओके, ये Yes. पोएट्री थी, यस सर। ये एक्स्ट्रा डिस्कशन थी, ये आपकी पेपर स्टाइल के बारे में आप पूछ रहे थे कुछ। ओके, यस सर। देखो यहाँ पर ये इसका व्यू जो है ना थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, मगर देख लो कौन कौन से पॉइंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है आपके ग्रामर में। ओके, ऐसे है। सर हाँ सर बोलो। पेज ऐसे सीधा नहीं होएगा, नहीं दिख रहा है। नहीं होगा सीधा, ये तो डिजिटल पेजेस है। थोड़ा ये बुक है तो मैं उसको उठा के इस तरह से करूंगा, ये बोर्ड ने ऐसा ही दिया है। फिर ऐसे है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत है इसीलिए बाद में सीधा होगा, डोंट वरी। सर फोटो भेज देना ना ये ग्रुप में। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, पोएम कंपैरिजन है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरी राइटिंग है,
पंक्चुएशन है, डायलॉग राइटिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, एडवर्टाइज है, नोटिस है, पोस्टर मेकिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और स्टोरी राइटिंग है। ओके, इसमें से सारे पॉइंट्स हम पढ़ते जाएंगे पूरे साल में। सर कितना वेट केवल कवर करता है? वो दिखा था वो मैं अभी आपको। ओके, ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का। ओके, प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर स्टाइल डिफरेंट था क्योंकि कुछ पॉइंट्स रिड्यूस कर दिए थे बिकॉज ऑफ स्कूल क्लोज थी, इसकी वजह से। ओके, अभी कुछ इस साल के लिए बोर्ड ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, सो तो हम ये पेपर स्टाइल को अभी ध्यान में रखेंगे। सेक्शन ए, उसमें सबसे पहले 4 मार्क्स का देख लीजिए, एक पैराग्राफ होगा, उसमें से 4 एमसीक्यू आएंगे। ओके, सो टेक्स्ट बुक में आपको ध्यान रखना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, देन यू विल बी एबल टू अटेंड द एमसीक्यू। इजी नहीं हो गए एमसीक्यू, वो ध्यान रखना। ओके, बाद में 4 मार्क का एक कॉम्प्रिहेंशन होगा। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर वोकेबुलरी, 4 मार्क्स का होगा। उसमें क्या होगा, कोई भी 4 ब्लैंक होगी, 6 7 8, ये ब्लैंक से 5 6 7 8। टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट कॉपी होगा यहाँ पर 4 लाइंस, मगर ये जो 4 आंसर्स है वो यहाँ पर लिखे होंगे, ये आपको तभी पता होंगे जब आपने टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ी है। ओके, ये भी टेक्सचुअल है, 4 मार्क्स, मगर कब? ये आंसर तो आप लिख सकते हो, स्टोरी लाइन आपको याद है, मगर ये एमसीक्यू और ये फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, वो सब आपको लाइन टू लाइन याद है, पंक्चुएशन तभी आप अटेंड कर सकते हो। ओके, फिर 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आंसर आपको अटेंड करने हैं। फिर सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में से कोई भी पोएम यहाँ पर प्रिंट होगी, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन आंसर देने हैं। ओके, फिर 15 और 16 2 मार्क्स की फिगर्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पर वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पोएट्री में भी एक क्वेश्चन हो सकता है, फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करो, और यहाँ भी हो सकता है। फिर 17 18 19 वहां पे आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करते हैं 6 मार्क्स के, वो आपकी पोएट्री के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। टेक्स्ट में से 4 क्वेश्चंस, पोएट्री में से 3 क्वेश्चन, एंड दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आज बहुत कुछ, पोएट्री तो मैंने 5 मिनट ही पढ़ाई आपको, बाकी सारा एक्स्ट्रा पोएट्री के बारे में बताया। ओके, वो सब आपको इस आंसर में लिखना है। बाद में 20, ये जो 3 है वो सप्लीमेंट्री बुक में से हो गए, 20 21 और 22। आपका नेम क्या है सप्लीमेंट्री बुक का? फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स। ओके, फुटप्रिंट में से ये हो गए 3 क्वेश्चंस। ओके, वो लॉन्ग क्वेश्चन ही हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसा कुछ नहीं होगा। सो फुटप्रिंट्स अपने आप पढ़नी है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लाइन बाय लाइन। ओके, दैट इज ऑन योर फॉर एट योर होम रीडिंग। कुछ आपको उसमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प, बट लाइक टेक्स्ट बुक आई विल नॉट टीच लाइन बाय लाइन। यस सर, उसमें से ग्रामर वो सब कुछ आ सकता है? नहीं, उसमें से नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक में से ही आएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन सी वाला, रेक्टिफाई द एरर्स इन द गिवन पैसेज, 3 मार्क्स, 6 एरर्स आपको ढूंढ निकालनी है, और उसमें ग्रामर की एरर नहीं है, टेक्सचुअल एरर ढूंढ निकालनी है। टेक्स्ट में से कोई भी लाइन आएगी आपको, और वो आपको देखना है कि ही फेल्ट सर्टेनली दैट, तो उसमें क्या है, टेक्स्ट बुक में क्या था और यहाँ क्या लिखा है, कौन सा वर्ड गलत लिखा है। इस बार मैंने पूछी है एग्जाम में संडे वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड प्लीज राइट ऑनेस्टली, आपको घर पर पेपर लिखना है, प्लीज राइट, प्लीज मेंटेन योर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को फॉलो कीजिए। ओके, टेक्स्ट बुक मत देखिए, चलो हम देख लेते हैं सर ने लिखा तो क्या है, ऐसा मत कीजिए। ओके, भले ही 2 मार्क आए, 3 आए, 0 आए, जाने दो। ओके, मगर प्लीज फॉलो योर ऑनेस्टी। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, कंजक्शंस, फिर आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वो आपको लिखने हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, 3 मार्क्स के। ओके, दैट विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द होल ईयर। फिर आपको पंक्चुएट करना है, एक 3 लाइन का पैराग्राफ होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट होगा पैराग्राफ, और वो आपको पूरा जो पैराग्राफ है उसे पंक्चुएशन मार्क्स देनी है, कहां पर प्रॉपर पंक्चुएशन है वहां पर। ओके, फिर 39 वो होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ। ओके,
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट 3 मार्क का। फिर 5 मार्क का होगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वॉइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग, ओके, लॉट्स पैसिव ऑफ एक्टिव। degree, as soon as, no sooner, hardly, lots of topic you have to study, about 15 or 20 topics for 40 to 45। फिर सेक्शन डी जो है, ओके, उसमें आपको अनसीन पैराग्राफ होगा, ओके, उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर देने। अनसीन मतलब आपकी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक पूरा पैराग्राफ होगा दैट वुड बी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, आपको पढ़ना है और उसमें से कितना कॉम्प्रिहेंड करते हो ये आंसर आपको देना है। फिर आपकी एक अनसीन पोएट्री भी होगी। अनसीन पोएट्री दैट मीन्स एक टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऐसी कोई भी पोएम होगी वो आपको वहां पर होगी, आपको अंडरस्टैंड करनी है और आपको वहां पर वो पोएट्री के जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको वहां पर आंसर देने हैं, ओके। फिर 53, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो अच्छी तरह देख लेना। यहाँ पर है यू स्पेंट अ डे इन अ ट्रेन एंड हैड टू, ये जो है वो डायरी राइटिंग है, ओके। डायरी राइटिंग के और में क्या है, डायलॉग, डायरी और डायलॉग वो दोनों ऑप्शन में है, वो 4 मार्क्स के ऑप्शन में, आइदर डायरी प्रिपेयर करो और डायलॉग प्रिपेयर करो, ऑप्शन में। फिर 54 में क्या ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर है पोस्टर, ये है पोस्टर राइटिंग और यहाँ पर नोटिस राइटिंग, ओके। सर पोस्टर राइटिंग क्या होता है? सॉरी, पोस्टर राइटिंग का मतलब क्या? अब वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं पेपर स्टाइल बता रहा हूँ, दैट आई विल टीच यू, ओके। मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओके, अभी नहीं पढ़ा सकता, उसमें बहुत कुछ है पोस्टर राइटिंग में। उसमें क्या होता है, पेपर में आप पोस्टर नहीं देखते हो, आपके घर ऐड आती है, बस ऐसा ही पोस्टर बनाना होता है इस तरह से, ओके। ओके सर। ओके 4। फिर 55 में कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी है, ओके। और वो है रिपोर्ट राइटिंग, वो ऑप्शन में नहीं है, वो कंपलसरी है। 56 फिर उसमें ऑप्शन है, उसमें आइदर आपको लेटर लिखना है और ईमेल लिखना है, यू हैव टू राइट आइदर लेटर और ईमेल, दैट इज ऑप्शनल क्वेश्चन 56 में, ओके। 57 जो है वहां पर भी ऑप्शन है आप में, वहां पर आइधर आपको ऐसे लिखना है शायद 7 मार्क्स का, या आपको स्टोरी लिखनी है, ऐसे और स्टोरी दोनों ऑप्शन में है, ओके। ये राइटिंग वाला सेक्शन था, वो इस साल के स्टूडेंट थे उनके लिए भी कंपलसरी था। क्या रिड्यूस किया था, सिर्फ 2 ग्रामर बहुत रिड्यूस कर दिया था, टेक्स्ट में तो ओनली 2 लेसन रिड्यूस किए थे, बाकी सब कुछ था, और राइटिंग सेक्शन भी सब कुछ था, उसमें कुछ रिड्यूस नहीं किया था। सो यू हैव टू गेट मास्टरी ओवर ऑल दिस पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर, एंड हियर योर पेपर 100 मार्क का पेपर खत्म हो जाता है, ओके। समझ में आ गई पेपर स्टाइल सबको? बोलो अभी क्या करोगे पेपर स्टाइल का? चलो ये पहला क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, दुनिया कब खत्म होगी? फायर, आइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द बोथ ए एंड ऑप्शन सी। ओके ओके, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ओके ओके, सही आंसर है। चलो बोथ एंड बी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज वायोलेंट डिजायर रेफर टू? वायोलेंट डिजायर, फायर। फायर। ओके, ऐसे डायरेक्टली आंसर मतलब पढ़ो, कई बार ऐसा होता है दूसरा ऑप्शन भी होता है यहाँ पर, मगर यहाँ पर ओनली फायर है, ओके। तीसरा, ये आंसर पढ़ लिया आपने। व्हाट डज आई सिंबलाइज? हेट्रेड। हेट। ओके ओके ओके। व्हाट डू सम सर पीपल, आंसर आ जा रहा है, दिख हाँ जा मैंने रहा बोला आंसर आ गया आपने। What do some people think the world will end in? Fire, sun, Fire. moon, फायर rain. फायर फायर। Okay, okay, okay. Fire, fire. Okay. What do सर they? आप एक एक को पूछो। हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, चलो अभी मत बोलना, एक साथ बोल रहे हो सब लोग। What does the poet think the world will end in? पोएट क्या सोचते हैं what the world will end in? देख लेना, आंसर मत फायर। लव, आइस, बोथ, नन ऑफ अबव, क्या आएगा उधर? आइस। आइस। आइस, ओके। तो भी आपने आंसर दिया, मैंने बोला था मत बोलना। चलो अभी मैं बोलता हूँ वो बोलना आंसर। कैन हेक्टर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? पढ़ लो, आप मत बोलना, मैं बोलता हूँ वो बोलो आंसर। कहाँ गए मेरे स्टूडेंट? ओके, अभी तो मैंने स्क्रीन शेयर करके रखी है,
तो 1 मिनट। सर इसमें आंसर दिख रहा है, वो थोड़ा ऊपर कर। सर आप स्क्रीन बंद करके ऑप्शन दो और क्वेश्चन बोलो, हम आंसर देंगे। हाँ हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, मगर अभी मुझे स्टॉप शेयरिंग तो करने दो। 1 મિનિટ, બધાનું વ્યૂ કરતો દેવું, બધા દેખાય વ્યૂ એવું કરતો। पिन पिन बंद कर दे, मैं पिन करेलू छे। सर आपका माइक सर आपका माइक बंद है। हाँ Sir, चलो mic माइक ओके, माइक ऑन हुआ है। चलो धैर्य, इसमें तो आंसर लिखा है यस, Yes, sir. मगर इसके बाद जो आंसर आने वाला है वो आंसर देना। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट, व्हाट विल एंड वन डे, एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? फायर, आइस, या बोथ ए एंड बी, या द वर्ल्ड? द वर्ल्ड सर। ओके धैर्य, गुड। चलो अभी प्रीत, प्रीत शेलड़िया आवा लेट आए थे, मगर आपको क्लास में मैंने एंट्री दे दी। 8 क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम फायर एंड आइस? प्रीत बोलो, फ्रॉस्ट, कॉपर, जॉनसन या ब्लैक? प्रीत सो गए हो? माइक वीडियो ऑन करके जाग रहे हो ना? बोलो तो। सर मैं बोलूं? चलो अभी देखो, ये प्रीत देखो कितना सो रहा है। जो आज मैंने 100 बार बोला कि रॉबर्ट फ्रोस्ट इज द पोएट, मगर इसको पता नहीं है। डेफिनेटली वो सो के पढ़ रहा है। ओके हाँ, मगर पता क्यों नहीं है रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो? ओके चलो कोई बात नहीं। ओके, और भी क्वेश्चंस है, वो कल हम 5 और 10 मिनट्स देखेंगे। अदरवाइज इट इज वेरी मच ओके। सर हाँ बोलो। सर अब जो संडे एग्जाम होगी उसमें पोयम के क्वेश्चन आंसर पूछोगे? हाँ पोएम है तो जो है तो वो पूछेंगे, यूनिट 1 में नहीं है पोएम। देखो संडे क्या आने वाला है, देख लो फिर से। यूनिट 1 में जितना कुछ हम पढ़े वो सारा टेक्स्ट और पोएट्री सब कुछ। ओके, उसके बारे क्वेश्चन टैग। ओके, क्वेश्चन टैग के सारे रूल अच्छी तरह पढ़ लेना। डेफिनेटली यू विल लॉस मार्क्स, नहीं पढ़ा तो, क्योंकि मुझे पता है लिमिटेड पेपर है, तो मैं इतना इजी नहीं रखूंगा कि आपको कैश मार्क्स मिल जाए। ओके, फिर तीसरा जो है वो है एरर। एरर्स के लिए यूनिट 1, उसमें तो पोएट्री नहीं आती। ओके, ओनली टेक्स्ट बुक आती है। तो टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 लेटर टू गॉड अच्छी तरह पढ़ना, लाइन टू लाइन, कहीं से भी हो सकती है। और टेक्स्ट बुक लेके मत बैठना कोई भी, ऐसा लगा तो फिर नेक्स्ट वीक हम कैमरा ऑन करके एग्जाम लेंगे फिर। ओके, मगर ऐसा Okay, मत sir. करना, आपकी ऑनेस्टी को मेंटेन करना। बोलो करेंगे ना आप? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, फिर पंक्चुएशन नहीं पूछा है, पंक्चुएशन नहीं पूछा है। यूनिट 1 एरर, क्वेश्चन टैग, Figures of speech. यस, सर फिगर आउट ऑफ। फिगर्स ऑफ स्पीच। सर 2 कराई हो के सब पूछोगे? 2 कराई वो तो सही, मगर जो हमने 2 पोएम पढ़ी, कौन कौन सी, डस्ट ऑफ स्नो और फायर और आइस, उसमें जो हमने डिस्कस की वो तो डेफिनेटली आएगी। ओके, सर वो टेक्स्ट बुक में से पूछोगे ना ऐसे ही? हाँ अलग से? टेक्स्ट बुक में से ही आएगी, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं पूछूंगा। ओके, पूछूंगा तो वो हमने जो डिस्कस की थी उसमें से ही हो सकती है। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होगी तो सिमिली और मेटाफर होगी, टेक्स्ट बुक में से होगी तो वो कोई भी होगी। ओके, जो टेक्स्ट बुक में Okay. हमने पढ़ी है। ओके सर अभी तो कल लेक्चर है ना ग्रामर का, तब आप करवाओगे ना? और क्या? फिगर ऑफ स्पीच। हाँ कल दूसरी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। 2 पढ़िए ना, कल 2 या 3 पढ़ेंगे कल। ओके, सर आपने पेपर बना दिया? क्यों पेपर लेना है तुम्हें सागर? नो नो सर. सर, खाली लेवल पूछना था, हार्ड है, इजी है या मीडियम है? मीडियम। ओके देखो देखो पेपर में कैसा है पूछ सकता हूँ। पेपर 25 का मार्क है, अगर उसमें से आपको 15 मार्क्स लाने हैं तो बहुत इजी है। अगर आपको 20 मार्क्स लाने हैं तो मीडियम है। अगर आपको 25 लाने हैं देन पेपर इज वेरी मच डिफिकल्ट। जो स्कोरर है वो सुन लो, मुझे नहीं पता है किसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, अगर इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ 25 फुल मार्क्स देन पेपर इज वेरी मच डिफिकल्ट। मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 20 आ जाएंगे। ओके, और बोर्ड में भी ऐसा ही होता है।
ओके आपको 80 प्लस लाने हैं, देन द पेपर वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट। 20% लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है, उसी हिसाब से मैंने रखा है। बोलो और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। बोलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर होमवर्क। होमवर्क रह गया? हाँ सर बाकी है। अरे तो होमवर्क में आपको लिखना है मीनिंग्स टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास, उसमें से मीनिंग लिखने यस हैं सर। और उसके जो सर, क्वेश्चन दो। आंसर है टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन है, पहले 2 लिखने हैं टेक्स्ट बुक में। देखो तुम्हें दिखा देता हूँ कौन से है। कहाँ गई टेक्स्ट बुक? ये रही। यस सर। ओके उसमें से यहाँ नीचे 2 क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग के बाद 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, वो लिखना है। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं। वो जो मैंने मटेरियल दिया है ना उसमें से 2 एक्स्ट्रा लिखने हैं लॉन्ग। ओके सो आपको 4 क्वेश्चन ओके, लिखने सर। हैं। ओके इतना होमवर्क। ओके सर सर क्वेश्चन टैग और वो एरर करेक्शन हमने पहले करवाया था। हाँ हो गया है। एरर करेक्शन मेरे तो देखो देखो एरर करेक्शन दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो आपको अपने आप करना है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक में से देखो ये 4 लाइन 1 2 3 कोई भी आ सकती है, आपको ढूंढ निकालना है क्या गलती है। वो टॉपिक नहीं है पढ़ने का। ओके एरर क्वेश्चन टैग टॉपिक है, वो आपको रूल पढ़ना है। ओके थैंक यू वेरी मच यू। सर। हाँ सर बोलो। क्वेश्चन टैग की पीडीएफ चाहिए। क्वेश्चन टैग की पीडीएफ तो नहीं है मेरे पास। तो आपने सर। पढ़ाया होगा ना सर। अच्छा वो बोर्ड वर्क में भेज दूंगा। चलो क्वेश्चन टैग की आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, प्लीज सेंड मी द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन टैग और आपका नेम लिखना, इंफ्रा कोचिंग ऐसा लिखना, तो मैं भेज दूंगा। सर। हाँ बोलो। सर मैं बाहर हूँ तो मैं होमवर्क कल करके भेजूँ तो चलेगा? क्यों नहीं? बिकॉज मैं हाँ बोलो बोलो। सर मैं वो ना इधर ग्रामर की बुक लेकर आ गई हूँ और इंग्लिश की बुक घर पर है, तो मैं कल करके दूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा, कल भेज देना। ओके नो प्रॉब्लम। ओके सर थैंक यू। ओके सर लेफ्ट हो जाए। हाँ हो जाओ हो जाओ हो जाओ।